सुना क्या, वो प्रधानमंत्री ने अपने वो कर्मचारियों को कुछ भाषण दिया, वो आते ही भाषण करना शुरू कर देते हैं ना। उनको वो मन की बात करनी होती है और उनको चाहिए कान और खाली दिमाग, तो वैसे फिर उन्होंने कर दिया। उसमें एक बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात की, आप सबने सुनी होगी। उन्होंने कहा कि आज से 10 साल पहले प्रधानमंत्री कार्यालय जो था वो एक सेंटर था पावर का, और मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि ये पावर सेंटर था और यहीं से सब चीजें जो है वो की जाती थी। लेकिन अब 10 साल से वो कैटलिस्ट बन गया है प्रधानमंत्री कार्यालय, और एक ऊर्जा जो है उसका वो प्रसार प्रचार करता है हर जगह पे, और कोई भी जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय में आ सकता है, जा सकता है। तो हम तो बतौर पॉलिटिकल एडिटर गए थे भास्कर के प्रधानमंत्री कार्यालय में जब 2018 में। हमको पता है कि तो पहले चेक पॉइंट से लेके वो अंदर वेटिंग रूम तक जो है पहुंचने में हमको कितना कितने पापड़ बेलने पड़े थे। तो ये आप गई कभी, अभी पीएमओ गई है कभी, आपका अनुभव है क्या कोई? क्योंकि ये कहते हैं कि ये तो ऊर्जा का केंद्र है, ऊर्जा यहाँ से विस्तरित होती है। अब जब इतनी बड़ी ऊर्जा होती हो विस्तरित, तो प्रधानमंत्री को फिर अब चुनाव के बाद लोगों के बीच में जाने की क्या जरूरत है? नहीं, वो प्रधानमंत्री देखिए उन्होंने खुद को अवतारी पुरुष आप एक चीज मानती है कि उनको बनारस में जाके बनारस की जनता का आभार व्यक्त करना चाहिए कि भाई भले 1.5 लाख से ही सही, लेकिन आपने मेरी इज्जत रख ली हार जाता भाई। मयूर जी, जब बनारस की जनता के बारे में तो एक वीडियो कल वायरल था ट्विटर के ऊपर, अभी भी होगा। उसमें वो बता रहे हैं कि मोदी जी शुरुआती चरणों में 6,000 वोट से पिछड़ रहे थे और बाद में उसको स्लो कराया गया काउंटिंग को, और हमको मालूम है हमने कैसे जिताया है। तो किसका धन्यवाद ज्ञापित करने जाए, वहां कौन आएगी जनता? क्योंकि बनारस ने जो मिजाज, अपना असली मिजाज इस बार दिखा दिया है, तो पता चला वहां कोई आया ही नहीं, मैदान ही खाली है। तो मोदी जी तो बिल्कुल जाने वाले तो नहीं है। हाँ, किसी दिन चले जाएंगे रात रात को गंगा आरती और गंगा का धन्यवाद अदा करने, क्योंकि वैसे तो वो अवतारी पुरुष हैं। अब जो आपने कहा ना कि अभी जो अपने वहां के प्रधानमंत्री कार्यालय के जितना भी स्टाफ है उसको संबोधित कर रहे थे, देखिए वो खुद को एक देवदूत पैगंबर घोषित कर चुके हैं। तो ऐसा आदमी में से तो ऊर्जा निरंतर उत्सर्जित होती रहती है, एमिनेट होती रहती है, एमिट होती रहती है ऐसे व्यक्ति के अंदर से तो ऊर्जा। तो वो उनको बता रहे हैं कि भाई तुम सौभाग्यशाली हो जो मेरे साथ काम करने का तुम्हें अवसर मिला, और मेरी ऊर्जा से तुम्हारा भी भला हो जाएगा, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, गंगा नैया पार हो जाएगी, भवसागर से पार हो जाओगे। और हो सकता है कि मोदी जी एवरीडे कुछ वहां पे प्रवचन वगैरह शुरू कर दें सुबह को उनका, क्योंकि वो इस उनको जो वहम हो गया है अपने बारे में कि मैं परमात्मा का भेजा हुआ आदमी हूँ, देखिए वो चीज खत्म नहीं हुई है। मयूर जी, आप ये ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा एक पत्रकार को, और अभी वो जारी है अभी तक। इसका मतलब उन्हें पक्का यकीन हो चुका है। और ये यकीन होना, देखिए, जिस सही होशो हवास में तो किसी को यकीन नहीं हो सकता कि मैं परमात्मा हूं या परमात्मा का अंश हूं। कुछ ना कुछ जो वो एक फिल्म का डायलॉग है, केमिकल लोचा है, जो जब जब होता है इंसान को इस तरह का जो गलत फहमी हो जाती है। तो ये चीज वो अभी करते रहेंगे। देखिए उनको उनको इस तरह के ऑप्टिक्स पे बहुत विश्वास है, संविधान उठा के सिर से लगा लिया, वहां कर्मचारी लाइन से खड़े हैं, मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं मोदी जी के लिए। तो वो मोदी जी को इस तरह की चीजों में बहुत विश्वास है। वो इस तरह की चीजों को पहले से करते ही रहे हैं। उन्होंने जो 10 साल में किया, उनको अभी भी ये समझ नहीं आया कि जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, जनता को पसंद नहीं आया। अदरवाइज क्या वजह थी आप 272 तक भी नहीं पहुंच पाए, और खुद अपनी सीट आपको बचाना भारी हुई, आपकी अयोध्या हार गए। आपका राम मंदिर सबसे बड़ी यूएसपी, यूनिक, बिल्कुल कि भाई हम देखो क्या लेके आया हूं मैं, पूरा देश राम में हो गया था। और ये था कि खलास, अब तो कोई विपक्ष के लिए चांस ही नहीं है। आप देख लीजिए, अयोध्या ने हरा दिया। मतलब आपने अति कर दी थी हर चीज की। अब देखिए, बिल्कुल। हिंदू जो मानस है ना, वो पूजा पाठ भी एक लिमिट में करता है। हिंदू हिंदू जो मानस है वो बैलेंस रखता है हर चीज का। भाई हमारे यहाँ तो 4 चीज कही गई, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पे काम करो। ये नहीं है मोदी जी ने तो धर्म के ऊपर ही लगा दिया। अरे भाई कितना धर्म करेंगे?
और उस धर्म के चलते लोग भूल गए कि हमारे बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे भी हैं। और वो लेकिन अल्टीमेटली जनता आई उसके ऊपर। और मोदी जी ने जो उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जो दूसरे चरण के बाद से जो भाषा का निम्नतम होता चला गया उनका स्तर, उसको जनता ने पसंद नहीं किया। उसके और फिर उसके बाद देखिए जो कांग्रेस ने उसको फिर वापस मोड़ा और वो संविधान पे लेके आई उनको उसको। और वो संविधान का नैरेटिव मयूर जानी जी इतना स्ट्रांग नैरेटिव है कि वो अभी तक चल रहा है। और ये तो बिल्कुल जो बहुत जिन लोगों को इस संविधान से जिन लोगों को बहुत संरक्षण मिला है, आरक्षण मिला है, जिनका जीवन में कुछ तो सुधार आया है, उनको बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। मोदी जी ने तो इतना भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वो एक नई उलझन उनके सामने खड़ी हो गई प्रधानमंत्री बनते ही कि कोलिशन की गवर्नमेंट, जो उनकी जिंदगी में कभी सपने में भी नहीं सोचा था उन्होंने कि मुझे मेंढक तोलने पड़ेंगे। और अभी तो शक्ति परीक्षण हुआ नहीं है, स्पीकर की पोस्ट वगैरह का क्या होगा, ये सब चीजें तो आपको और आगे आगे आने वाली बातें अभी पता चलेंगी जो कि क्या होने वाला है। तो मोदी जी का ऐसा नहीं कि बहुत कोई स्मूथ सेलिंग होने वाली है उनके लिए कि बहुत आसान है, और उनका क्योंकि नेचर भी नहीं है, वो तो फ्लेक्सिबिलिटी तो उनकी पर्सनैलिटी में नहीं है कि जो वो गठबंधन की सरकार को चलाएंगे। तो वो चीज तो मोदी जी करने वाले नहीं है। हाँ, लेकिन जो राहुल ने किया, जो इसमें राहुल गांधी का इस कंट्रीब्यूशन इस सारे उसमें माना जाएगा इस इलेक्शन के दौरान में, कि उसने सबसे पहले कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से शुरुआत की थी कि डरो मत, उसमें उन्होंने मोहन भागवत का भी डर निकाल दिया। तो मोहन भागवत भी, चाहे वो पर्पस कुछ भी रहा हो, बाहर तो आए बोलने के लिए। मोहन भागवत भी ने भी कहा भाई ठीक कह रहा है, डरो मत, चलो देखते हैं हम भी कह देते हैं। तो वो डरो मत हुआ, उन्होंने मोहब्बत का नैरेटिव चलाया। लोगों को शुरू में मजाक लगा वो डायलॉग, लेकिन धीरे धीरे हवा में थोड़ी मिठास घुलना शुरू हुई। लोगों को लगा कि हाँ, ये बात सही कह रहा है, हम ज्यादा नफरती हो गए हैं। और अभी फिर आते आते जो उन्होंने दलितों, गरीबों, वंचितों, शोषितों के बारे में अपनी एक लगातार बोलते रहे कॉन्टिन्यूसली, और लगातार वो ये जो विभाजनकारी विचारधारा है इसके ऊपर उन्होंने जो प्रहार किया वो जनता को पसंद आया। देखिए, आप ये तो नहीं मान सकते कि जो जिस हाल में कांग्रेस थी तो वो एक झटके में 272 पे पहुंच जाती, ये तो पॉसिबल नहीं था। इसके लिए भी कांग्रेस को मेहनत करनी पड़ेगी। और जिस धन्यवाद यात्रा के बारे में सुशील दुबे जी बात कर रहे थे, तो वो धन्यवाद यात्रा इसीलिए है कि जो छूट गए हैं, जिनको अभी कुछ कांग्रेस की के ऊपर थोड़ा भी विश्वास नहीं जमा है, उनको विश्वास में लेने का काम करेगी ये धन्यवाद यात्रा। तो ये एक बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय पहल है। और डेफिनेटली देश इसको ये नफरती विचारधारा के चलते चल नहीं सकता, बहुत लंबी दूरी हम इससे तय नहीं कर सकते। मोहब्बत होनी चाहिए माहौल में, और भाईचारे का माहौल होना चाहिए जैसा था। अब उसमें शुक्र है कि भागवत साहब को भी समझ में आ गया, मणिपुर वगैरह भी समझ में आ रहा है अब उनको, तो ये बड़ी अच्छी बात है, शुभ लक्षण है।